हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक नए सिस्टम को जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं उसके बारे में बता दूं, ये सीएस प्रोफेशनल्स के लिए है। ये आईसीएसआई ने अपने टैक्स लॉज के लिए वर्कबुक यानी जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिस मैनुअल वो रिलीज की है, ताकि बच्चे अपने एग्जाम ओरिएंटेड उन लोगों की प्रिपरेशन है या नहीं वो इस चीज को थोड़ा सा चेक कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने वर्कबुक को, ये है आपके सामने, क्या है ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एडवांस टैक्स लॉस पर। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जरा ढंग से सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि दैट यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। आप सब कुछ करने के बाद यहां पर बैठे हैं और आज आप रिवीजन फेज में आए हैं। चल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत न को। कहता है कि ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 में देखें लिखा है एन ओवरव्यू ऑन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट समरी या शॉर्ट रिवीजन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे जो भी इस प्रैक्टिस मैनुअल में दिए हैं, हम उनको करते चले जाएंगे। क्या है जरा ढंग से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जीएसटी? सर अब यही बचा है क्या बताने के लिए। व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन? बेसिकली जीएसटी किसी पर्सन पर नहीं लगाया जाता है, जीएसटी किसी सोर्स पर नहीं लगाया जाता, जीएसटी किसी इनकम पर नहीं लगाया जाता, बल्कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इम्प्रोवाइज्ड है वैट का, वैल्यू एडेड टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से है, सिंप्लीफाइड अप्रोच है, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसको हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कह सकते हैं, कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड टैक्स ये भी कह सकते हैं। ये 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ और बेसिकली इसने कई सारे एक्ट्स को रिपील किया। जो हमारे सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे या स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कई एक्ट्स को हटा करके एक कॉमन टैक्स लाया गया दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये वो एक्ट है जो सप्लाई पर लगता है। किस पर लगता है? सप्लाई। अब चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो चाहे वो सप्लाई सर्विसेज की हो। क्लियर? हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अपने टैक्स बर्डन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक शिफ्ट कर सकते हैं जब तक कि वो फाइनली कंज्यूम्ड ना हो जाए, चाहे वो गुड्स की बात हो चाहे वो सर्विसेज की बात हो। इसका मतलब ये हुआ इसका अल्टीमेट इंपैक्ट या बियरर जो होगा वो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, अल्टीमेट यूजर होगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसको हम लोग सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हैं। इस जीएसटी का एक और बेनिफिट ये है कि हम अपनी टैक्स क्रेडिट लेते जाते हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब टुडे आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, I'll take the benefit of input tax credit. Now the same goods have been passed on by me to the other one person. Now the same credit shall be transferred by me to the other one person, and the same amount of credit shall be taken by the other one person who possesses those goods or services. But yes, those goods or services must be in the course of normal course of business or furtherance of business. ये चीज याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? अब यही दिन देखने को रह गए हैं कि हम आपको ये बताएं कि बेसिक फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहली बात तो बेसिक फीचर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मैंने बता दिया, वैल्यू एडेड टैक्स मैंने बता दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मैंने बता दिया, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है ये बता दिया, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। मींस मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, सामने वाले के पास 50,000 रुपए हैं, वो भी उस सामान पर उतना ही टैक्स देगा जितना मैं। नहीं समझ में आई? चलिए मैं बात करता हूं। मैं कमाता हूं, आप नहीं कमाते हैं। मैं कमाता हूं, आप नहीं कमाते। तो अगर मैं कमाता हूं, मैंने एक पेन खरीदी, ये वाली पेन खरीदी, अब मुझे इस पेन पर 2 रुपए का जीएसटी देना है। नाउ यू आर गोइंग टू बाय द सेम पेन, it means you will be needed to make the payment of the same tax ₹2 as I was paying that. Means जितना मैं पे कर रहा था आपसे भी उतना ही टैक्स लिया जाएगा। सोचो, अमीर गरीब का कोई फर्क ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं है।
तो लोग कहते हैं खूब भेदभाव है। कहाँ है भेदभाव? अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ अमीर के ऊपर जितना टैक्स गरीब के ऊपर भी उतना है, इसलिए इसको कहा जाता है रिग्रेशन टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा, इसका एक और इम्पैक्ट है कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, मान लो आज इस पेन का दाम 10 रुपए है and the shopkeeper is charging ₹2 as a taxes on this pen. If the prices of this pen go increases by ₹5 means अगले दिन से ये पेन 15 रुपए की मिलने वाली है। पहले 10 रुपए की पेन थी तो 20% टैक्स था, 2 रुपए का। अब 15 रुपए की पेन हो गई तो ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन शैल इंक्रीज as and when the amount of price increases, that amount of taxation will go increase automatically with the prices of the goods और सर्विसेज। इसका मतलब गवर्नमेंट को वहां पर प्रॉफिट होता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को कहीं से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी टैक्सेस होते हैं दोस टैक्सेस आर टू बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज सिस्टम। क्लियर? चलिए, प्रमोट्स वेलफेयर। वाह भाई वाह, वेलफेयर को प्रमोट करता है। जो सिन प्रोडक्ट्स है ना, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और कहा कि हम ये सिन प्रोडक्ट्स हैं और अगर सिन प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर टैक्स ज्यादा लगाएंगे, इससे लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। सर इससे लोगों का वेलफेयर कैसे बढ़ेगा? लोग दारू पिएंगे तो उससे वेलफेयर कैसे बढ़ेगा? तो भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट के पास जब टैक्स आएगा तो उस टैक्स का गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों के वेलफेयर में खर्च करेगी, यही तो करेगी। भाई कोई आदमी दारू पिएगा, उसके बच्चे खत्म हो गए, अब उन बच्चों को पालने पोसने का काम गवर्नमेंट करेगी। ये वेलफेयर का सिस्टम है। एक बंदा दारू पिएगा, सड़क पर उत्पात मचाएगा, हाँ या ना, लोगों को डंडे और लाठियां मारेगा, वायलेंट होगा, और उसके बाद पुलिस के ऊपर खर्च करके गवर्नमेंट कहेगी कि हमने वेलफेयर का सिस्टम किया। अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, बट यस, दिस इज द वेलफेयर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी चीज को देखा जाए कि एक आदमी दारू पी करके कार चला रहा है, उससे 2 आदमी मर गए, उनके घर वाले रास्ते पर आ गए, जिनके लोग मर गए, अब गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस का 2 लाख दे देगी। वेलफेयर प्रमोट हो रहा है भाई, ये वेलफेयर ही तो है। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये पूरे टैक्सेशन जितने भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के पास आते हैं, उसका 50% अकेले ये इनडायरेक्ट टैक्स देता है गवर्नमेंट को, अकेले। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स? ये कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या है? अगर मैं बात करूं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स की, तो टैक्स ऑन टैक्स, यस, बेसिक लेवल जब मैंने आपको जीएसटी का बताया था तो उसमें मैंने टैक्स ऑन टैक्स बताया था कि बेसिकली मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी जीएसटी आने के पीछे। मैं 5 मिनट फिर देता हूं और एक बार ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। जो मैंने पूरा 1 घंटा बताया था उसको 5 से 10 मिनट लाने की कोशिश करता हूं। था क्या कि पहले हमारे यहाँ सेल्स टैक्स था, कॉमर्शियल टैक्स था, ट्रेड टैक्स था और सर्विस टैक्स नहीं था। सर्विस टैक्स नहीं था। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई सर्विस टैक्स नहीं है, और 92 में फर्स्ट टाइम मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में लोकसभा में ये बोला, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जब गुड्स पर टैक्स हो सकता है तो सर्विसेज पर क्यों नहीं हो सकता? वी मस्ट लॉन्च सर्विस टैक्स। अब लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज इनडाइजेस्टेबल कि सर्विसेज पर टैक्स, कोई टीचर पढ़ाएगा उस पर टैक्स, कोई आदमी कमीशन लेगा उस पर टैक्स। अनबिलीवेबल, मींस टुडे इट इज नॉर्मल, but at that time it was beyond imagination that how government shall apply such type of taxation system। लेकिन गवर्नमेंट को यह मालूम था कि बेसिकली गुड्स और सर्विसेज में एक ही चीज का फर्क होता है, दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस का। अगर मैं कहूं ये गुड्स है तो इसके पीछे मैं कहूंगा बिकॉज इट कैन बी सीन, द पेन कैन बी सीन, दैट्स व्हाई ये हमारा गुड्स है। लेकिन अगर ये पेन ना हो तो इसका मतलब वहां पर लेबर और ओवरहेड, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर मटेरियल नहीं दिख रहा, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इक्वली स्पेंड हो रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। गुड्स और सर्विसेज में कोई फर्क नहीं है, केवल उसमें मटेरियल है, इसमें मटेरियल नहीं है सर्विसेज में। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 3 चीजों पर ट्रायल बेसिस पर सर्विस टैक्स लॉन्च किया था और उसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था। 3 सर्विसेज आई, फिर गवर्नमेंट को अचानक उसमें बहुत ही
पोटेंशियल दिखा टैक्स कमाने का, उसने सर्विसेज 7 की, फिर 10 की, 50, 5 की, 7 की, 15 की, ऐसे करते करते 105, 107, 117 सर्विसेज तक आ गए, धीरे धीरे करते। अब गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा हर तरफ से। अब जब काफी फायदा हो गया, लेकिन अलग से कोई एक्ट नहीं था, अलग से वो फाइनेंस एक्ट बढ़ता चला गया। फाइनेंस एक्ट 92 के हिसाब से था। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती चली गई। अब चूंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वी आर इन डेवलपिंग स्टेज, एंड आफ्टर 20 to 30 years we are seen ourselves as a developed country, but obviously हर हर कंट्री का अपना एक ड्रीम होता है, अपना एक आगे बढ़ने का तरीका होता है। तो उस समय इंडिया को भी मालूम था हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाला कि कई सारे वैट हो, हर स्टेट का अपना वैट हो, हर स्टेट का अपना टैक्सेशन सिस्टम हो, कॉमर्शियल टैक्स हो, ट्रेड टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, जो भी नाम दो, हर एक स्टेट का अपना कानून था। और सीएसटी अलग था, कलेक्ट वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी, बहुत ही झोल झाल था। और उसके बाद सर्विस टैक्स था, उसके अलावा फिर और कई टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी थे, और मींस एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी गुड्स पर टैक्स था, मींस देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमको इनको हटाना है, तो उसके बाद वैट लाया गया। क्या लाया गया? वैट लाया गया। वैट का ये सिस्टम था कि हर एक स्टेट अब एक जैसा टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करेगा ना, ऐसा नहीं था। वैट इसलिए लाया गया क्योंकि सीएसटी और जो हमारा कॉमर्शियल टैक्स, ट्रेड टैक्स वगैरह था, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें दो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, मैं बोल रहा हूं दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्स था, दैट वाज ओके, स्टिल इट इज देयर। दूसरा, मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के बाद हर एक आदमी को बार बार सेल करने पर पूरा टैक्स देना पड़ता था, पीछे जो टैक्स दिया उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। मैंने क्या बोला? पीछे जो पे किया उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। और सेकंड ड्रॉबैक ये था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। मैंने आपको कहानी बताई है पहले भी। तो ये दो बेसिकली ड्रॉबैक्स थे, एक तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे, और दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कास्केडिंग इफेक्ट। इन दोनों को दूर करने के लिए वैट लाया गया। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना वैट सिस्टम ले आई, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना वैट सिस्टम ले आई। बहुत ज्यादा अपोज हुआ, बहुत ज्यादा अपोज हुआ कि वैट आएगा, काला बाजारी चल जाएगी, वैट आएगा, काला कानून आएगा, वैट आएगा, इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, फलाना ढिमाका, कई सारी प्रॉब्लम्स उस समय गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी। चलिए वो भी सिस्टम खत्म हुआ, वैट बन गया, हर एक स्टेट का अपना एक वैट बन गया, और सीएसटी चल ही रहा था साथ में, और सर्विस टैक्स। अब एक ये फायदा हुआ वैट से कि वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, यानी जो वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स लगा और टैक्स के ऊपर का टैक्स हटाया गया, कास्केडिंग इफेक्ट को हटाया गया। वैट आने से ये फायदा हुआ, यानी कोई जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको थोड़ा कम किया गया। अब जो प्रॉब्लम बची वो ये कि कई वैट थे और सीएसटी था, कई एक्साइज एक्ट और कस्टम ड्यूटी और आपके सर्विस टैक्स, इन सबको मर्ज करना था। गुड्स का अलग टैक्स था, सर्विस का अलग, गुड्स पर कई तरह के टैक्सेस थे, तो गवर्नमेंट ने सबको मर्ज करके एक नया बनाया जिसको कहा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये भी वैट पर ही बेस्ड है, वैट इज नॉट अ न्यू सिस्टम। और वैट आने से पहले भी ये वैट का सिस्टम हमारे एक्साइज एक्ट में चलता था। तो फिलहाल हम लोग को इतनी ज्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग को एक समरी देनी थी, एक हिसाब किताब देना था कि सिस्टम क्या था और कहां पर हम लोग आए। क्लियर हुआ? चलिए सर वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स? टैक्स के ऊपर टैक्स। अब ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। स्टेट द नेसेसरी प्री कंडीशंस फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी ऑफ जीएसटी के लिए तीन चीजें याद रखनी है। लेवी एंड जीएसटी के लिए तीन चीजें याद रखेंगे। पहला तो ये सेक्शन 7 के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। सेक्शन 7 के हिसाब से वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर ही लगता है। सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर लगता है, और टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज पर ही लगता है, और टैक्सेबल पर्सन ही चार्ज कर सकता है। मैंने तीन चीजें बताई आपको। पहला कि सेक्शन 7 के हिसाब से टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज होनी चाहिए। पहला, टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों टैक्सेबल होनी चाहिए, और टैक्सेबल पर्सन ही इसको इंपोज कर सकता है, नॉन टैक्सेबल पर्सन इसको चार्ज नहीं कर सकता। यानी जो ये सप्लाई होती है वो टैक्सेबल पर्सन ही करता है। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स की और टैक्सेबल सर्विसेज या दोनों की होनी चाहिए। और लास्ट मैंने बताया
टैक्सेबल पर्सन इसको सप्लाई करता हो। ACD Sweets Limited registered in Kerala dealing in supply of sweets from its shop in city X। अच्छा, ACD है जो रजिस्टर्ड है, पक्की बात? हाँ सर। और कहाँ रजिस्टर्ड है? केरला में। इसकी शॉप है सिटी एक्स में, सिटी वाई में, और सिटी जेड में, और सिटी डब्ल्यू में। ये जो डब्ल्यू वाला है ये तमिलनाडु में है और ये केरला में ही है। ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्लियर? अच्छा, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। वेदर सच सेल्फ सप्लाईज, इसने कुछ सामान जो किया है, ट्रांसफर सम ऑफ स्टॉक फ्रॉम सिटी एक्स टू इट्स अदर यूनिट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। इसने एक्स से वाई को, एक्स से जेड को, और एक्स से डब्ल्यू को कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया। ये सब इसी के ही पार्ट है, इसी के ही ब्रांचेस हैं, और ये उनको ट्रांसफर कर रहा है। प्रॉब्लम ये आती है, क्या उसको सेल्फ सप्लाई पर टैक्स देना पड़ेगा? अगर आपको मालूम हो, याद हो, तो मैंने आपको डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन बताई थी सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में। हाँ, उसी में ही बताया था। यस, और मैंने कहा था ये कई जगहों पर काम आने वाली है। देखिए, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में मैंने आपको डिस्टिंक्ट पर्संस के बारे में बताया था। दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर हम सेम स्टेट में हैं और सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो अगर हम अपना ही स्टॉक दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नो जीएसटी। यहां पर आपको मैंने एग्जांपल कई बार दिया है कि यहां पर डिलीवरी चालान लगेगा और ई वे बिल लगेगा, दैट्स इट। यहां पर टैक्स इनवॉइस नहीं लगेगा। बट अगर मेरा ही बिजनेस है, उसी पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है, लेकिन स्टेट अलग हो गया, तो हमको यहाँ सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भले ही सेम पैन नंबर क्यों ना हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग हो जाएगा। मान लो मैं यूपी में हूं तो मेरा आगे का डिजिट 09 है, मान लो मैं दिल्ली में हूं और आगे का डिजिट 07 है। 2 मिनट के लिए, तो जो ये डिजिट्स होंगे, ये हमारे जीएसटी पैन नंबर तो सेम रहेगा आगे का, लेकिन ये डिजिट के कारण मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया। और जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया तो बट ऑब्वियस है कि हमारा रजिस्ट्रेशन अलग माना जाएगा, और हम सेम होते हुए भी, हम अपने ही बिजनेस को स्टॉक ट्रांसफर करते हुए भी सेल्फ सप्लाई मान लिया जाएगा, और यहां पर जीएसटी लेवी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इज इट क्लियर जी? तो यहां पर जब हम डब्ल्यू को ट्रांसफर करेगा, एक्स अपने ही ट्रांसफर करेगा, अपने ही बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन चूंकि सेपरेट स्टेट में है, इसलिए उसको हम लोग टैक्स लगा देंगे। लेकिन कभी कभी यह भी आता है, सर सेम स्टेट में हो तो, चलिए, मेरा एक ही स्टेट में 4 बिजनेस है और चारों अलग अलग रजिस्टर्ड है। मेरी बात ढंग से समझे, मेरा एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट में 4 बिजनेस के लोकेशन है और चारों अलग अलग रजिस्टर्ड है। मैंने क्या बोला, ढंग से समझे? एक ही पैन यूज हुआ है चारों में, बट आई गॉट द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट लोकेशन। आई डिडंट गॉट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द बिजनेसेस। मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लेता और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कई बिजनेस जोड़ सकता था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के। लेकिन चूंकि बिजनेस वर्टिकल अलग था, मेरे बिजनेस का नेचर अलग था। मेरा ना एक होटल चलता है लखनऊ में, और मेरा ना एक स्वीट शॉप चलता है मेरठ में, और मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है दिल्ली में। तो मेरे दिल्ली छोड़ दो, यूपी की ही बात कर लेते हैं, मेरी कोचिंग चलती है कानपुर में। तो अब लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और मेरठ हो गया, 3 डिफरेंट बिजनेस हो गए, 3 अलग अलग प्लेसेस पर 3 बिजनेसेस हैं। तो क्या मैं एक रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? यस। क्या मैं 3 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? यस। अगर मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया होता तो वो सेल्फ सप्लाई नहीं मानी जाती, लेकिन अब अगर मैंने तीनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है ड्यू टू हैविंग डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स, तो उस केस में हमको उसको सेल्फ सप्लाई को भी जीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबका जीएसटी नंबर अलग अलग होगा। ठीक है ना? मान लीजिए
छोड़ देते हैं, अब उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आएगा आएगा तो बता ही देंगे, ये सारी कहानी वही है। व्हाट इज द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, व्हाट इज द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लिमिट। जीएसटी कंपोजिशन होता क्या है कि जब एक बंदा बहुत छोटा बिजनेसमैन होता है, 40 लाख, उसकी 40 लाख की सप्लाई है। अब उसकी 40 लाख की सप्लाई है तो बट ऑब्वियस है वहां तक उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी 40 लाख को क्रॉस करेगी सप्लाई, he'll be under an obligation to get the registration, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन कहा गया छोटे से इतना बड़ा नहीं हो गया, अभी वो मिड मिड में है, मिड में है, बड़े नहीं हो, मिड में है। मिड में है तो कब तक मिड में रहेगा, 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक वो मिड में रहेगा, यानी कि छोटा व्यापारी माना जाएगा। और छोटा व्यापारी पर कहा गया 1.5 करोड़ तक का अगर किसी का टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में, तो उसको फाइनेंशियली प्रीसीडिंग ईयर में अगर उसका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो उस पर हम मिनिमम टैक्स रेट लगाएंगे कंपोजिशन स्कीम के तहत। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के केस में 1% मींस 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 0.5% एंड अगर वो होटल है यानी कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज देता है तो 5% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि कंपोजिशन स्कीम वाले को कभी भी टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता, वो चेन को तोड़ देता है। कौन सी चेन तोड़ता है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को सेल करता है, लेकिन उसने बीच में चेन तोड़ दी, क्योंकि वो अब जीएसटी क्रेडिट नहीं ले सकता। वो किसी से सामान तो खरीदता है, टैक्स तो पे करता है, लेकिन इस टैक्स की क्रेडिट नहीं ले सकता। और जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो अपनी जेब से दे रहा है, वो सामने वाले पार्टी से कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, सामने वाले से वो टैक्स नहीं ले सकता। हाँ, मिनिमम परसेंटेज वो 1% या 5% जैसा भी केस हो, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इज इट क्लियर? ये कंपोजिशन स्कीम का सिस्टम है। बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, मंथली पेमेंट और क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। ये इसको एक बेनिफिट दिया, मंथली रिटर्न नहीं फाइल करनी, मंथली पेमेंट नहीं करना, बल्कि मंथली पेमेंट करना है लेकिन क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी है। तो कई सारे इसको बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से रिलेटेड कई सारी इसको सहूलियतें दी गई हैं, जो एक नॉर्मल एसएससी को नहीं है। ठीक है ना, आगे चल सकते हैं। पक्का इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। Mrs. X has opted for composition scheme at the time of registration and purchased a plant and machinery 30 lakh and paid input tax at the rate of 18% and tax credit was not allowed but after a period of 9 months and 10 days। मतलब मिसेस एक्स जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने 30 लाख का एक प्लांट बाय किया था, और जब बाय किया था तो उस पर जीएसटी दिया था 18% के हिसाब से। इट मींस शी पेड रुपीज 5,40,000 and due to having the registration under the composition scheme she was not very much capable to get the benefit of this taxation 5,40,000। उसका वो क्रेडिट नहीं ले सकती, इसलिए उसने अपनी प्लांट की कॉस्ट कितने पर दिखा दी, 35,40,000। चलिए सर यहां तक तो ठीक है। अब 9 मंथ्स 10 डेज बीते, 9 मंथ्स और 10 डेज बीते, उसके बाद वो उसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गई। नई मशीन खरीदी थी भाई, ऐसे कैसे, नया मशीन खरीदा, उसके बाद टर्नओवर बढ़ गया उसका। अच्छा, टर्नओवर अगर बढ़ गया उसका, तो जिस दिन उसकी लिमिट क्रॉस की होगी 40 लाख के 1.5 करोड़ के ऊपर, उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में स्विच करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में स्विच हो जाएगी, अब वो कंपोजिशन में नहीं रही। तो सर जब वो कंपोजिशन में नहीं रही तो उसके पास स्टॉक रहा होगा, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हो, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो और कैपिटल गुड्स हो। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी। अब जिस समय वो नॉर्मल बन गई तो उसके पास तो ये स्टॉक था और उस पर उसने टैक्स पे किया था, सामान खरीदते समय स्टॉक था। उसके पास स्टॉक था, हाँ सर। तो उसने क्या किया,
अब जो सामान उसके पास था उस पर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, और अगर टैक्स पे कर रखा है तो अब मैं रेगुलर में रजिस्टर्ड हूं, अब मुझे कंपोजिशन नहीं मिल रही। अब मैं जब भी सामान बेचूंगी एज अ मिसेस 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 एक्स, अब जब भी मैं सामान बेचूंगी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह। तो इसका मतलब ये जो सामान ये मेरे पास स्टॉक में पड़ा है उसको मैं बेचूंगा या बेचूंगी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल देना पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, अब मिलेगा। उसके लिए हम लोग को फॉर्म भरने पड़ते हैं, ITC-01 भरना पड़ता है। ITC-01 फिलहाल इसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन हाँ ITC-01 भरना पड़ता है, आप देख लेंगे स्विच करते समय। तो ये सिस्टम पूरा आता है। अच्छा, अब कहा गया कि स्टॉक का तो ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम स्टॉक की नहीं है। द प्रॉब्लम हियर इज रिलेटेड टू द प्लांट। द tax amount of rupees 540, we didn't get the credit thereof at the time of the purchase because we were not registered as a normal taxpayer, but we were registered as a composition dealer. Now we are switching from the composition to the normal taxpayer. Whether are we eligible, whether we are eligible to get the benefit of that tax credit? Yes, very much. But for that purposes आपको कहा गया 5% per quarter या part thereof का आप डिडक्शन कर लेंगे। सर कैसे? चलिए, 5,40,000 का इसने 9 महीना 10 दिन ना, तो 9 महीना का मतलब हुआ 3 महीने 3 महीने 3 महीने 9 महीने, और 10 दिन पार्ट है उसको भी एक क्वार्टर मान लिया, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर। और हर एक क्वार्टर का 5%, कितना? टोटल मिलाकर 20% इसकी ITC नहीं मिलेगी। अब ये मान लिया जाएगा वो 5% 5% 5% 5% यूज करते चला आ रहा था। तो 5,40,000 का 20% 1,08,000 होता है, और 4,32,000 यस वो ITC-01 भर करके अपनी क्रेडिट अवेल कर सकता है इस अमाउंट की। ये याद रखेंगे आप। देखिए अमाउंट है 4,32,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग टू ऐश, a registered dealer engaged in purchase and sale of goods as certain the GST liability for the month of September. सेल प्राइस है जिसमें GST शामिल नहीं है। ग्रेट, हमारे आधी समस्या खत्म कर दी। कमीशन चार्ज टू बायर बिल्कुल ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इंक्लूडेड इncidental टू सेल, सेल से रिलेटेड है बिल्कुल ऐड करेंगे। वेटमेंट चार्जेस शोइंग सेपरेटली इन द इनवॉइस, मींस ईच एंड एवरी पार्ट is the part of the value of goods. You can't say that if we are showing separately separate items in invoice, we are no, it is of no use to charge GST on that. Not at all. If these things are incidental or part and parcel of the sale, we are needed to add those things. इसका मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 39,500, तो आ जाएगा 12,89,500। ठीक है, टोटल आ गया ये। कहता है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इंडिकेट टू इन इनवॉइस 1% इफ पेमेंट मेड विद इन 1 मंथ, और सारे के सारे अवेल करते हैं उसको, यानी डिस्काउंट भी अवेल होगा। कितना हो जाएगा? 1% यानी 12,500। किसका 12,500? 1% ओरिजिनल प्राइस का। तो ये कितना आ जाएगा? 12,77,000। अब इस पर GST चार्ज करना है तो क्या मान लें? कहीं तो ये नहीं दिया है कि CGST SGST, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो मान लेंगे CGST SGST 99% आप चार्ज कर लेंगे 12,77,000 पर। आ तो गया, बिल्कुल ग्रेट, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे बिड़ू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Mrs. XYZ as a referee in a basketball match organized by Sports Authority of India. तो ये अथराइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी है। कौन है ये? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी है, यानी मिसेस XYZ एज अ रेफरी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। शी इज प्रोवाइडिंग हर सर्विसेज टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड शी हैज आल्सो एक्टेड। तो इसको दी जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़े होंगे एग्जेम्पशन, तो वहां पर आपने ये चीज देखी होगी। She also acted as a referee in another charity basketball organized by a local sports club. No. अगर आप सर्विसेज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं, then yes, the services will be exempt. But if the services are given to any other one, shall be charged to tax. GST payable. क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूं, इसको मैं डेफर कर रहा हूं
पोस्टपोन कर रहा हूं क्योंकि जब एग्जामिशन चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एट दैट टाइम विल डिस्कस अबाउट दो दीज पॉइंट बेसिकली, उस समय आएंगे ये चीजें, चिंता ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Hemant Kumar, a registered supplier of Chandigarh, has received an amount of rupees 50,000 for providing services of a selector of national team to recognized sports body in Delhi. Will he liable? A registered supplier has received an amount of 50,000 providing services of selector. एक बात बताओ, मैं किसी नेशनल बॉडी का जो स्पोर्ट्स बॉडी है, रिकॉग्नाइज बॉडी है, उसने मुझसे कहा टीम सिलेक्शन में काम करो। क्या मैंने गेम में पार्टिसिपेशन किया एज अ प्लेयर? नहीं। क्या मैं रेफरी था? ना। क्या मैं कोच था? ना। क्या मैं अंपायर था? ना। कुछ नहीं थे हम। तो भाई मुझे एग्जामिशन किस चीज की मिलेगी? मैं तो टीम सेलेक्टर का पार्ट था और वो उसमें शामिल नहीं होता। तो उसकी सर्विसेज भले ही रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी गई हो तो भी वो टैक्सेबल होता है। तो कहा गया सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी आर एग्जेम्प्ट। बस ये याद रखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट विल बी द स्टेटस इफ मिस्टर हेमंत कुमार डू नॉट हैव एनी अदर इनकम? ओ ये पहली पहली बार कमाया है, तो अगर ये पहली पहली बार कमाया है तो 20 लाख रुपए तक की सर्विसेज पर कोई जीएसटी वैसे भी नहीं लगता ना, कुछ नहीं लगेगा अगर ये उसमें आता है तो। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर भूदेव एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंपॉर्टेंट है, रिसीव्स कमीशन ऑफ 21 लाख एज एन इंश्योरेंस एजेंट। जब भी ऐसी बात आती है इंश्योरेंस कंपनी से तो आंखें बंद करके जिधर देखूं तेरा चेहरा नजर आए, कुछ गाना ऐसे था मैं सुर लय ताल भूल चुका हूं। तो कहता है, याद तो आ रहा है सुर लय ताल लेकिन गाऊंगा नहीं छोड़ देते हैं, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा मेरा भी। कहता है ये अनरजिस्टर्ड है, ये कमीशन एजेंट है और ये सर्विसेज किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या दे रही है? कमीशन। तो जाहिर सी बात है ये सप्लायर है सर्विसेज का और ये रेसिपिएंट है सर्विसेज का। तो अब देखो ना, होना क्या चाहिए था? कमीशन एजेंट को बिल लिखना चाहिए था इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, यही तो होना चाहिए। सप्लायर जो है, एजेंट है, उसको बिल लिखना चाहिए कमीशन कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, और उससे टैक्स लेना चाहिए और गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आरसीएम का सिस्टम यहां पर लाएंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी उसके 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस कंपनी उसके 1 लाख इंश्योरेंस, ज्यादा भी होते हैं मैं कम बोल रहा हूं, एक इंश्योरेंस कंपनी और 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट। अब 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विसेज दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। कोई महीने में 500 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है। नाउ इट विल बी हैक्टिक to collect the amount of taxes from those persons and it will be a very different type of task means अब आप सोचे ना, जो आदमी कमीशन एजेंट है उससे हम कहें तुम अपना रिटर्न भरो, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करो, वो कहेगा भैया 2 वक्त की रोटी तो खाने दो मुझे। अब वो भी टैक्स जमा करें, उसकी भी ड्यू डेट मैसेज आएगी, आपका आज आखिरी दिन है, 3B भरना है। अरे भैया काहे का 3B भरना है तुमको? छोटा सा अर्निंग कैपेसिटी है, उसमें भी हमको फंसाए जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ना ना ना, इनको कम टैक्स नहीं देना। नाउ द इंश्योरेंस कंपनी शैल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस सप्लायर, मींस आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगेगा। और अगर पूरी तरह से आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगता है तो सर्विस सप्लायर को उस केस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, वो माफ होता है। जी सर, आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़िए। कैन वी कॉल जीएसटी अ गेम चेंजर इन लॉन्ग रन? क्या लॉन्ग रन, क्या शॉर्ट रन में भी गेम चेंजर है? लॉन्ग रन में भी गेम चेंजर है, कई लोगों का गेम चेंज कर दिया इसने। पहले जो चोरी होती थी, कालाबाजारी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग सिस्टम था, सेल होती थी 5 करोड़ की, सेल टैक्स रिटर्न भराया जाता था 50 लाख रुपए का, पता ही नहीं चलता था कहाँ से आया माल और कहाँ चला गया, कोई एक सेट सिस्टम नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आप माल बेचते हो, आपको ई वे बिल बनाना है, ई वे बिल बनाना है, रास्ते में पकड़ में आ गया, आपका ई वे बिल नहीं है,
आपका सामान जब्त हो जाएगा, आपसे पेनाल्टी अच्छी खासी वसूली जाएगी, और तो उसके बराबर टैक्स के बराबर की पेनाल्टी, बहुत हैवी पेनाल्टी हो जाती है वो, और भी कई सारे इंटरेस्ट वगैरह के प्रोविजन है। फिलहाल अगर मैं बात करूं कालाबाजारी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जीपीएस सिस्टम लगा दिया है अब ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में। अब कोई गाड़ी कहीं भी जाएगी तो पता चलेगा कौन सी गाड़ी कहां पर गई, और जो ई वे बिल है वो उसका एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया। मतलब कई सारे चेक एंड कंट्रोल सिस्टम गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिए। अब एक तरह समझ लीजिए ऑडिट पर उतर गए हैं वो लोग, रनिंग ऑडिट पर उतर गए हैं, ठीक है ना। और सही भी है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा नहीं चुराना चाहिए, गवर्नमेंट को उसका पैसा दो ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके, वो लोगों पर खर्च कर सके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। इज इट क्लियर? तो हाँ, लॉन्ग रन में ये गेम चेंजर है, बिल्कुल है। सबसे पहली चीज की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज हो गए, किस सेक्टर से कितना एक्चुअल में रेवेन्यू हो रहा है वो पता चल रहा है। अब 2 नंबर के माल खत्म हो रहे हैं, जैसे अब वो सेल दिखाएंगे, मजबूरी में सेल दिखाएंगे, और सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो बट ऑब्वियस है इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के दोनों टैक्सेस बढ़ गए, जीएसटी पर कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स बढ़ गया, इनकम टैक्स पर कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीएसटी बढ़ जाता है। वाह भाई वाह। चलिए, अब ये है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन गुड्स व्हिच आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। आप लोग ये खुद देख लेंगे, ये पूरी एक लिस्ट है, अदरवाइज इसको तैयार करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इन क्वेश्चंस को करने से देखिए ना, एक फायदा तो ये मिल रहा है ना कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इन क्वेश्चंस को करने का, कि आपकी चीजें रिकैप हो रही हैं, बहुत तेजी के साथ रिकैप हो रही हैं। कुछ एग्जामिशंस का आ गया, कुछ वैल्यूएशन का आ गया, कुछ फर्स्ट चैप्टर का आ गया, तो ये आपको बेनिफिट्स देगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स।